अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं आपकी होस्ट खुदा शाह। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जीएनएन और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में हम चीन की कामयाबियों की बात करेंगे। इस हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। नाज़रीन, चीन के सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान रवायती दोस्ती और स्ट्रैटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि चीन और शुमाली कोरिया न सिर्फ करीबी हमसाया ममालिक हैं बल्कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए भी मुश्तरका किरदार अदा करते रहेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया के दौरे के दौरान कहा कि चीन और शुमाली कोरिया को इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। प्यांगयांग में वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि वो इस दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए एक नए मौके के तौर पर देखते हैं और शुमाली कोरिया की क़यादत के साथ मिलकर दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए आला सतही मनसूबाबंदी और स्ट्रेटजिक रहनुमाई को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और शुमाली कोरिया के ताल्लुकात को नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा ताकि दोनों ममालिक और आवाम को ज़्यादा फ़वाइद हासिल हों और खित्ते समेत दुनिया में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के फ़रोग़ में मुस्बत किरदार अदा किया जा सके। शी जिनपिंग ने किम जोंग उन की दावत पर शुमाली कोरिया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया। ये पिछले 7 बरसों में उनका शुमाली कोरिया का पहला दौरा है। किम जोंग उन की जानिब से दी गई इस्तकबालिया ज़ियाफ़त से खिताब करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और शुमाली कोरिया पहाड़ों और दरियाओं से जुड़े हमसाया ममालिक हैं और दोनों के दरमियान मुश्तरका मुस्तक़बिल का मजबूत रिश्ता मौजूद है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान रवायती दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही है और बैनुल-अक़वामी हालात में आने वाली तब्दीलियों और मुख्तलिफ आजमाइशों के बावजूद वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हुई है। चीनी सदर ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और शुमाली कोरिया की देरीना दोस्ती दोनों ममालिक के अवाम के मुश्तरका असासे की हैसियत रखती है और इस ताल्लुक़ ने मुख्तलिफ अदवार में दो तरफ़ा रवाबित की मजबूती और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। शी जिनपिंग और उनकी अहलिया फेंग लियुआन ने शुमाली कोरिया के दारकूमत प्यांगयांग में एक सकाफती तकरीब में भी शिरकत की। इस मौके पर किम जोंग उन और उनकी अहलिया रिसल भी मौजूद थी। प्यांगयांग जिम्नेजियम में मुनक्किदा तकरीब के दौरान शी जिनपिंग और फेंग लियुआन का हाज़रीन और फनकारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और तालियां बजाकर खैर मकदम किया। तकरीब में गीत, रक्स और करतबबाजी समेत मुख्तलिफ फ़नून पेश किए गए। फनकारों ने 7 बरस बाद शी जिनपिंग के शुमाली कोरिया के दौरे का खैर मकदम किया और चीन और शुमाली कोरिया के दरमियान रवायती दोस्ताना ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए अपने नेक जज्बात का इजहार किया। तकरीब में पेश की गई परफॉर्मेंसेस के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान रवायती तारीख़ी दोस्ती और अवामी रवाबित को भी उजागर किया गया। चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर मई 2026 के अख्ताम पर बढ़कर 3.44 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। हुकाम के मुताबिक आलमी मालियाती मंडियों में मुस्बत रुझानात, शरह मुबादला में तब्दीली और मालियाती असासों की कीमतों में इजाफे ने ज़खायर में नुमाया बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया है। चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर मई 2026 के अख्ताम पर बढ़कर 3.4422 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गए, जो अप्रैल के अवाखिर के मुकाबले में 31.7 अरब डॉलर या 0.93% ज़्यादा हैं। आदाद व शुमार के मुताबिक इस इजाफे की एक वजह आलमी मुआशी सूरत हाल और बड़ी मईशतों की मालियाती पॉलिसियों से मुतल्लिक तवक्कुआत थी, जिनके असर से मई के दौरान अमरीकी डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ, जबकि आलमी मालियाती असासों की कीमतों में भी मजमूई तौर पर बेहतरी देखी गई। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के मुताबिक शरह मुबादला में तब्दीली और मालियाती असासों की कीमतों में इजाफे के मुश्तरका असरात के बायस चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस अरसे के दौरान चीनी मईशत ने मुस्तहकम और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जबकि आला मियार की तरक्की के अहदाफ के हुसूल में भी मुसलसल पेशरफ्त जारी रही। हुकाम के मुताबिक मईशत की यही मुस्तहकम कारकर्दगी चीन के ज़र मुबादला के ज़खायर को मजमूई तौर पर मुस्तहकम रखने में अहम मुआविन साबित हुई है। चीन के मुख्तलिफ पायलट फ्री ट्रेड जोन्स में सरहद पार डाटा की मुंतकली के लिए मुतारिफ कराई गई नई मनफी फहरिस्तों ने
غیر ملکی سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے ضابطہ جاتی عمل مزید شفاف، آسان اور کاروبار دوست بن چکا ہے۔ چین کے مختلف پائلٹ فری ٹریڈ زونز میں سرحد پار ڈیٹا کی منتقلی کے لیے متعارف کرائی گئی منفی فہرستوں نے غیر ملکی کمپنیوں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے اور سرمایہ کاری کے ماحول کو مزید بہتر بنایا ہے۔ رپورٹس کے مطابق چین کے 9 پائلٹ فری ٹریڈ زونز اور ہائنان فری ٹریڈ پورٹ نے سرحد پار ڈیٹا کے بہاؤ سے متعلق اپنی منفی فہرستیں تیار کر کے نافذ کر دی ہیں۔ یہ فہرستیں آٹو موبائل، ادویات اور ریٹیل سمیت 28 شعبوں کا احاطہ کرتی ہیں۔ ان فہرستوں کے ذریعے محدود یا حساس ڈیٹا کی واضح نشاندہی کی گئی ہے، جس سے کمپنیوں کے لیے ضابطہ جاتی تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہوا ہے، اخراجات میں کمی آئی ہے اور پالیسیوں کی پیشگوئی کی صلاحیت بہتر ہوئی ہے۔ غیر ملکی کاروباری اداروں کا کہنا ہے کہ مختلف صنعتوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی یہ فہرستیں عملی اور واضح رہنمائی فراہم کرتی ہیں، جس سے سرحد پار ڈیٹا کی منتقلی کے معاملات میں قانونی تقاضوں پر عمل درآمد آسان ہو جاتا ہے۔ اس اقدام نے چین میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اعتماد کو مزید مضبوط کیا ہے۔ چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے مطالعاتی دورے کے بعد مختلف ممالک کے سفارتکاروں نے سبز ترقی، مصنوعی ذہانت، روبوٹکس اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ سفارتکاروں نے چین کی صنعتی ترقی اور جدت طرازی کو قابل تقلید قرار دیا۔ چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے 5 روزہ دورے کے بعد 37 ممالک کے سفارتکاروں نے سبز ترقی، مصنوعی ذہانت اور دیگر ابھرتے ہوئے شعبوں میں چین کے ساتھ تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ یہ دورہ 15ویں 5 سالہ منصوبے کی جانب پیش قدمی چین کی ترقی دنیا کے لیے مواقع کے عنوان سے منعقد کیا گیا، جس کا مقصد غیر ملکی سفارتکاروں کو چین کے معاشی پیش رفت اور جدید صنعتی شعبوں سے آگاہ کرنا تھا۔ اس پروگرام میں 60 سفارتی نمائندوں نے شرکت کی۔ دورے کے دوران سفارتکاروں نے نیو انرجی، سبز اور کم کاربن ٹیکنالوجیز، مصنوعی ذہانت اور روبوٹکس کے شعبوں میں چین کی تازہ ترین کامیابیوں کا مشاہدہ کیا۔ انہیں جدید توانائی منصوبوں اور ماحول دوست ٹیکنالوجیز کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے اس موقع پر کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجیز اور حل درکار ہیں جو مؤثر ہونے کے ساتھ ساتھ قابل استطاعت بھی ہوں، اور چین اس سلسلے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ دیگر سفارتکاروں نے بھی توانائی، جدید ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں چین کے تجربات کو قابل تقلید قرار دیتے ہوئے مستقبل میں تعاون کے مزید امکانات پر زور دیا۔ چین صنعتی شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اسمارٹ فیکٹریز کی تعمیر کو تیزی سے فروغ دے رہا ہے۔ حکام کے مطابق مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹلائزیشن اور خودکار نظاموں کے استعمال سے پیداواری صلاحیت میں اضافہ اور صنعتی مسابقت کو مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ چین اسمارٹ فیکٹریوں کی تعمیر کو تیزی سے فروغ دے رہا ہے اور صنعتی اداروں کی رہنمائی کر رہا ہے تاکہ وہ ڈیجیٹلائزیشن اور نیٹ ورکنگ کے مرحلے سے آگے بڑھ کر ذہین اور خودکار پیداوار کی جانب منتقل ہو سکیں۔ چینی حکومت نے اسمارٹ فیکٹری کو تکنیکی پختگی اور انضمام کی سطح پر بنیادی طور پر 4 درجات میں تقسیم کیا ہے، جن میں بنیادی، اعلیٰ، ممتاز اور پیشرو پائنیئر درجے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک ملک بھر میں 35,000 بنیادی درجے کی اسمارٹ فیکٹریاں قائم کی جا چکی ہیں، جبکہ 8,200 سے زائد اعلیٰ درجے اور 500 سے زائد ممتاز درجے کی اسمارٹ فیکٹریاں بھی فعال ہیں۔ اس کے علاوہ 15 اداروں کو نمایاں اور مثالی درجے کی اسمارٹ فیکٹریوں کے طور پر ترقی دینے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق اسمارٹ فیکٹریوں کے ترقیاتی نظام کو مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو بھی ممتاز اور مثالی درجے کی فیکٹریوں کے جائزے کا اہم معیار بنایا گیا ہے، جبکہ معیار کو ہر سال مزید بلند کیا جا رہا ہے تاکہ عالمی سطح کے ذہین مینوفیکچرنگ نمونے قائم کیے جا سکیں۔ چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے رواں سال کے ابتدائی 4 مہینے کے دوران ڈیجیٹل، انٹرنیٹ پر مبنی اور ذہین انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے 440 ارب یوان سے زائد کے قرضے جاری کیے ہیں۔ اس اقدام کا مقصد جدید لاجسٹک، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مؤثر سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔
चाइना डेवलपमेंट बैंक ने 2026 के पहले 4 माह के दौरान बुनियादी ढांचे के डिजिटल इंटरनेट पर मबनी और ज़हीन तरक्की के फ़रोग़ के लिए 440.6 अरब युआन के कर्जे जारी किए हैं। बैंक के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, तवानाई और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए माली मामलत में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ बुनियादी ढांचे मंसूबों के मुकम्मल दौरानिए के लिए मालियाती खदमात को भी बेहतर बनाया जा रहा है ताकि मुअस्सर सरमायाकारी को फ़रोग़ मिल सके। इसी सिलसिले में एक बड़े ज़हीन लॉजिस्टिक पार्क के लिए 41 करोड़ युआन के खुसूसी कर्जे फराहम किए गए हैं। पार्क में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के लिए कायम स्मार्ट गोदाम रोबोट से लैस है, जहाँ सामान की हैंडलिंग की सलाहियत रवायती गोदामों के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। इंतज़ामिया के मुताबिक जदीद निज़ाम की बदौलत खुराक की दर्जाबंदी और तरसील इसी रोज़ मुकम्मल की जा सकती है, जबकि पैदावारी मराकज़ से सारिफीन तक अशिया की फराहमी 48 घंटों के अंदर मुमकिन है। यह लॉजिस्टिक पार्क मामूल के तजारती इस्तेमाल के साथ हंगामी हालात में भी खदमात अंजाम देने की सलाहियत रखता है। चीन में दुनिया के पहले तैयार शुदा या प्री फैब्रिकेटेड कंप्यूटिंग पावर सेंटर बेस ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक ये जदीद मॉडल कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को ज़्यादा तेज़, कम खर्च और माहौल दोस्त बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। चीन में दुनिया के पहले तैयार शुदा प्री फैब्रिकेटेड कंप्यूटिंग पावर सेंटर बेस ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर दिया, जिसे कंप्यूटर बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए ज़्यादा मुअस्सर और कम कार्बन हल के तौर पर तैयार किया गया है। इसका तैयार शुदा डिज़ाइन रवायती तरीकों के मुकाबले में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का वक्त तकरीबन 70% तक कम कर सकता है, जबकि यह मुसलसल और मुस्तहकम बिजली की फराहमी भी यकीनी बनाता है, जो कंप्यूटिंग मराकज़ की कारकर्दगी के लिए नहायत अहम है। तकरीबन 2200 मुरबा मीटर रकबे पर कायम इस मरकज़ का डिज़ाइन रवायती मॉडल्स के मुकाबले में ज़मीन के इस्तेमाल में 30% से ज़ायद कमी और मजमूई लागत में 20% तक बचत फराहम करता है। इस मनसूबे की एक नुमाया खुसूसियत सब्ज़ बिजली तक बराह रास्त रसाई है, जिसके ज़रिए 100% ग्रीन पावर इस्तेमाल की जा सकती है। इससे बिजली के अखराजात में भी नुमाया कमी मतवक्के है। ये नया मरकज़ पहले ही एक डाटा सेंटर से मुंसलिक हो चुका है। मंसूबा है कि रवां साल की दूसरी छमाही में इस मॉडल को कौमी सतह के डाटा सेंटर क्लस्टर्स और मुख्तलिफ इलाकाई कंप्यूटिंग मराकज़ में भी मुतारिफ कराया जाएगा। चीन में कंप्यूटिंग पावर की कीमतों में मुसलसल कमी के बायस मसनूई ज़हानत पर मबनी खदमात आम सारिफीन, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कारोबारी इदारों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा काबिल रसाई हो चुकी है। माहिरीन का कहना है ये रुझान डिजिटल मईशत की तेज़ रफ्तार तरक्की में मुआविन साबित होगा। चीन में कंप्यूटिंग पावर की कीमतों में मुसलसल कमी आ रही है, जिसकी वजह मुल्क भर में कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तेज़ रफ्तार तोसी और मियारी निज़ाम की तश्कील है। इस पेशरफ्त के बायस ये सहूलत जो कभी इंतहाई महंगी समझी जाती थी, अब कारोबारी इदारों और आम सारिफीन के लिए ज़्यादा काबिल रसाई बनती जा रही है। मुतादिद बड़ी मसनूई ज़हानत कंपनियों ने हाल ही में अपने खदमात की कीमतों में मुस्तकिल कमी का ऐलान किया है। इस इक़दाम से सवाल जवाब, वेब डिज़ाइन, प्रोग्रामिंग और दीगर रोज़मर्रा मसनूई ज़हानत पर मबनी खदमात के अखराजात नुमाया तौर पर कम हो गए हैं। जदीद तकनीकी बेहतरी और वसाइल के मुअस्सर इस्तेमाल के ज़रिए एक ही कंप्यूटिंग सलाहियत से कहीं ज़्यादा दरख्वास्तों पर कार्रवाई मुमकिन होगी, जिसके नतीजे में फ़ी दरख्वास्त लागत में नुमाया कमी आई है। दूसरी जानिब चीन की 3 बड़ी टेली कम्युनिकेशन कंपनियों ने भी कम लागत सब्सक्रिप्शन पैकेजेस मुतारिफ कराए हैं और कौमी कंप्यूटिंग पावर प्लेटफॉर्म पर नई खदमात फराहम करना शुरू कर दी हैं। इन खदमात में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों और घरेलू सारिफीन के लिए मुख्तलिफ हल शामिल हैं। चीन के शेंजो 23 मिशन के खलाबाज थियानगोंग खलाई स्टेशन में अपने साइंसी और टेक्निकल फ्राइज कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। चीनी खलाई इदारे के मुताबिक आइंदा चंद महीने के दौरान अमला मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक 100 से ज़ायद नए साइंसी तजुर्बात और तहकीकी मंसूबों पर काम करेगा। चीन के शेंजो 23 मिशन के तीनों खलाबाज थियानगोंग खलाई स्टेशन में अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक अंजाम दे रहे हैं, जबकि शेंजो 21 मिशन के अमले के साथ कामयाब मुंतकली का मरहला भी मुकम्मल हो चुका है। 25 मई को शेंजन 23 के तीनों खलाबाज खलाई स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने शेंजो 21 के अमले के साथ मिलकर स्टेशन के इंतजामी अमूर और साइंसी तजर्बात से मुतल्लिक तफसीली जिम्मेदारियों के मुंतकली का अमल मुकम्मल किया। बाद शेंजो 21 का अमला 29 मई को ज़मीन पर वापस आ गया।
آئندہ چند ماہ کے دوران چینزو 23 مشن کے خلاباز 100 سے زائد نئے سائنسی منصوبوں پر کام کریں گے۔ ان تحقیقات کا تعلق خلائی حیاتیاتی علوم، مواد کی سائنس، مائکرو گریویٹی میں سیال مادوں کی طبیعت، خلائی طب اور نئی خلائی ٹیکنالوجیز جیسے شعبوں سے ہے۔ چینی خلائی ادارے کے مطابق خلاباز مائکرو گریویٹی ماحول سے بتدریج ہم آہنگ ہو چکے ہیں اور اب اپنے طے شدہ سائنسی اور تکنیکی فرائض باقاعدگی سے انجام دے رہے ہیں۔ چینزو 23 چین کے انسانی خلائی پروگرام کی 40ویں پرواز ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، اب باری ہے سیگمنٹ چائنا رپورٹ کی۔ ناظرین، پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں پاک چین تعلیمی تعاون پر مباحثے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے دوران مہمانوں نے پاک چین دوستی کی مضبوط بنیادوں کو اجاگر کرتے ہوئے تعلیم، ٹیکنالوجی اور تحقیق میں تعاون کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ چین کی کامیاب خارجہ پالیسی کی کامیابی کے پیچھے صدر شی جن پنگ کی سفارتی فکر ہے، جو کلیدی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ چین اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں ایک خصوصی مکالمے کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی پاکستان میں تعینات چینی سفارت خانے کے سیاسی و ابلاغی امور کے سربراہ وانگ شنگ جائے تھے۔ نمل کے ریکٹر میجر جنرل ریٹائرڈ شاہد محمود کیانی نے یونیورسٹی آمد پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وانگ شنگ جائے نے پاک چین دوستی کی مضبوط بنیادوں کو اجاگر کرتے ہوئے تعلیم، ٹیکنالوجی اور تحقیق کے شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات پر روشنی ڈالی۔ وانگ شنگ جائے نے اپنی گفتگو میں کہا کہ چین کی خارجہ پالیسی کی کامیابی کے پیچھے صدر شی جن پنگ کی سفارتی فکر کلیدی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے ایک ایسے عالمی ویژن کو فروغ دیا ہے جو ترقی، سلامتی، تہذیبی ہم آہنگی اور بہتر عالمی حکمرانی پر مبنی ہے۔ وانگ شنگ جائے کا کہنا تھا کہ شی جن پنگ کی سفارتی سوچ نہ صرف چینی سفارتکاروں کے لیے واضح سمت متعین کرتی ہے، بلکہ چین کو عالمی سطح پر امن، تعاون، مشترکہ ترقی اور انسانیت کے ہم نصیب مستقبل کے تصور کو آگے بڑھانے میں بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ چائنا پاکستان کا ریلیشن شپ اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، ملیٹریلی یہ بہت امپریسو ہے۔ بلکہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا اور پاکستان کا ڈفرینٹ افیئرس کے اندر جو ریلیشن شپ ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، بٹ اسٹل دونوں کنٹریز کے بیچ میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس کو فردر اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے لینگویج بہت امپورٹنٹ ایک رول پلے کرتی ہے، پلس اکیڈیمیا جس کو ہم اکیڈیمک ایکسچینجز کہتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ مکالمے کے سوال و جواب کے سیشن میں طلباء نے پاک چین تعلیمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ تحقیقی منصوبوں اور طلباء کے تبادلہ پروگراموں کے حوالے سے تجاویز بھی پیش کیں۔ جی بالکل، اس طرح کے جو ڈائلاگز ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے، اور اس ڈائلاگ سے بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے چائنا کی ڈپلومیسی کے بارے میں بتایا، اور بتایا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ کس طرح سے اپرچونٹی لے کے چائنا میں جا سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے ہمیں اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اس طرح کے جو بائیلیٹرل ٹائز ہیں، جو ڈائلاگز ہوتے ہیں، وہ بہت ضروری ہیں بائیلیٹرل ریلیشنز کے لیے۔ چائنا اور پاکستان ٹریڈیشنل ڈپلومیسی سے اب بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں۔ ہم نہ صرف ٹیکنالوجی کے اوپر بلکہ اب دوسری چیزیں جیسے کہ سوشل سائنس ہے اس کے اوپر بھی کوآپریشن کی طرف جا رہے ہیں۔ کوئی بھی اگر دو ممالک ہوں، آج کل چونکہ گلوبلائز ورلڈ ہے تو ان کے درمیان جو تعلقات ہے وہ صرف اور صرف ملٹری، ٹیکنالوجی یا پالیٹکس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتا۔ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مکالمے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعلیمی روابط اور عوامی سطح پر تعلقات کو مزید فروغ دینا تھا۔ پروگرام چائنا ٹوڈے میں اب چلتے ہیں آج کے اگلے سیگمنٹ نیو ویژن کی جانب۔ چین میں آہستہ آہستہ مقبول ہونے والی ایک خاص جگہ، قدرتی تندرستی کا نیا رجحان۔ صدیوں پرانے جراح جہاں سیاح علاج کرانے نہیں بلکہ صرف چائے پینے اور پرسکون ماحول محسوس کرنے کے لیے آتے ہیں۔ چینی جڑی بوٹیوں سے تیار پاکستانی مسالے سن کر بہت عجیب لگتا ہے نا؟ معاملہ کیا ہے جانتے ہیں نیو ویژن کی اس رپورٹ میں۔
आजकल जिम में एक खास जगह आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो रही है। न ये रेस्टोरेंट है न कैफे, पर गए सदियों पुराने दवाखाने। लेकिन नौजवान यहाँ इलाज के लिए नहीं आते, पर गए चाय पीने, स्नैक्स खाने और खुशबूदार ढेरियाँ कहने के लिए आते हैं। ये सुनकर अजीब लगता है। आज हम देखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त। आजकल जिम में रवायती तिब एक नया फैशन बन चुका है, जैसे दूध पत्ती की तरह। और आज मैं आपको एक 150 साल पुराने दवाखाने में ले जा रही हूँ, तो आइए मेरे साथ देखते हैं। कदीम शाहराह रेशम के ज़माने से मशरिक में एक दानिश जारी आ रही है, पौधों की दानिश। ये बेजिदा आरात की मोहताज नहीं, बस ज़मीन के तोहफे, फूल, जड़ी बूटियाँ, बेज और दरख्तों की छाल, जिनमें उसे हम रवायती चीनी तिब कहते हैं, और पाकिस्तान में आप उसे यूनानी तिब के नाम से जानते हैं। आज देखते हैं कि चीनी लोग इस कुदरती दानिश से जदीद जिंदगी की थकन का मुकाबला कैसे करते हैं। दोस्तों, क्या आप हर रोज़ एक कप चाय या कहवा पीना पसंद करते हैं? जी में हम भी कहवा पीना पसंद करते हैं और हम इसमें जादू शामिल करते हैं। क्या आप हमें अपने खास मशरूबात के बारे में बता सकती है? हम दवा और खुराक के एक माखज़ के तस्वुर के मुताबिक अद्वियात को खुराक में बदलते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जड़ी बूटियों पर मुबनी सेहत अफ़ज़ा चाय है, जैसे पाकिस्तान की सब्ज़ चाय में इलायची और दालचीनी शामिल की जाती है। मुझे एक बादाम लाठी, एक प्लम एंड रोज़ ड्रिंक और एक कप दूध पत्ती चाहिए, और एक मिठाई चाहिए जिसमें जड़ी बूटियों के अज्जा शामिल हैं। वाह दोस्तों, आप देखें, ये है पाकिस्तानी दूध पत्ती है। हमें जिम में दूध पत्ती भी मिल सकती है। और ये है बादाम लाठी, इसमें बादाम और संतरे के छिलके भी शामिल हैं, जो कॉफ़ी की करवाहट को मुतवाज़न कर सकती है और हमारे पेट के लिए भी बहुत मुफीद है। और ये मेरा पसंदीदा चाय है, ये है लोशन में चुकना चाहती हूँ। इसका जायका थोड़ा सा मीठा है और थोड़ा सा खट्टा भी है, और इसमें बहुत से ज़्यादा जड़ी बूटियाँ शामिल हैं। देखें, और मैं जानती हूँ तो पाकिस्तान में जब हम शादी के खाने या भारी खाने के बाद हम ज़ीरा पानी पीते हैं ना, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी है। और ये भी इसमें क्योंकि तो ये आलू बुखार और तो मिंट भी शामिल है, ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। ये यहाँ की खुसूसी मिठाई है, और इसकी शक्कर बिल्कुल सफ़ेद मीनार पकोड़े की तरह है, और इसमें जड़ी बूटियाँ भी शामिल है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी है। जिम में एक चीज़ बहुत मकबूल है, जिसे सियाह दिल लड्डू कहते हैं। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान में लड्डू की तरह है ना, लेकिन ये तो 110% है। आज हम एक साथ बनाएंगे। हमारे तिल के लड्डू में बुनियादी तौर पर 5 जड़ी बूटियों के अज्जा शामिल हैं, स्याह चावल, स्याह फलियाँ और स्याह तिल वगैरह। कुछ ग्राहकों ने ये लड्डू खाने के चंद महीनों बाद वाकई अपने बालों को स्याह होते देखा है, इसलिए ये मसनूआत ग्राहकों में बहुत मकबूल हैं। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, हम कैसे करें? ये 3 ग्राम दवा बनाने के लिए, और एक पट्टी में 25 गोलियां बनती हैं। 75 ग्राम।
ہم یکساں زور سے اسے گول کرتے ہیں، پھر ذرا سا اور دباؤ دیں تو یہ تیار ہو کر باہر آ جاتا ہے۔ واہ، کامیاب ہو گئی۔ یہ سیاحتی لڈو تیار ہے۔ اگر آپ کو آج کل شاید دباؤ محسوس ہو رہا ہے یا آپ کی بات تو خشک ہوتی ہے تو آپ ضرور یہ لڈو کھاتے ہیں۔ یہ تو صحت بخش لڈو ہے، بہت مزیدار۔ صحت صرف کھانے تک محدود نہیں، ہماری ثقافت میں خوشبو کے ذریعے علاج بھی ممکن ہے۔ یہ ایک پاندا کی شکل کا خوشبودار تھیلا ہے جس کے اندر خوشبودار جڑی بوٹیاں رکھی گئی ہیں۔ قدیم زمانے میں ایسے جڑی بوٹیوں کے تھیلے پہننے سے دماغ کو تازگی ملتی تھی اور مچھر وغیرہ بھی دور رکھتے تھے۔ میں خود کوشش کرو۔ جی ہاں، بالکل۔ اگر دماغ زیادہ تازگی چاہیے ہو تو ہم الائچی استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ اس کی خوشبو نسبتاً زیادہ تیز ہوتی ہے۔ آپ سنترے کے چھلکے یا لونگ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بوٹینا مچھروں کو بھگانے کے لیے مفید ہے۔ انہیں روایتی اوزار سے پیس کر باریک کیا جاتا ہے۔ کیا اسے یوں باندھ دوں؟ جی ہاں۔ اب دیکھیں یہاں یہ تمام چیز چینی ٹپ کے بارے میں ہے، جیسے یہ ٹوائس میں جڑی بوٹیاں شامل ہے اور یہ تو فریڈ میگنن ہے، یہ بھی تو چینی ٹپ کے موضوع پر ہے۔ اور بہت سے زیادہ سیاح، خاص طور پہ غیر ملکی سیاح جب جم میں آتے ہیں وہ یہ تحفے کے طور پر لیتے ہیں، کیونکہ نہ صرف یہ خوبصورت ہے، خصوصی ہے، بلکہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے۔ پاکستان میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ بہترین ڈاکٹر آپ کا کچن ہوتا ہے، اور چینی لوگ بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم جڑی بوٹیاں پر مبنی صحت کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں شامل کرتے ہیں، جیسے وہ کھانا ہو، پینا ہو، پہننا ہو یا روزمرہ استعمال۔ صدیوں پرانا ورثہ، جڑی بوٹیوں کا نیا انداز، اسلام آباد سے بیجنگ تک، فطرت کی دانش کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں اب باری ہے سیگمنٹ چائنا ٹریول کی۔ چین کے گرینڈ کینال میوزیم میں دریا کی طرح بہتی یادیں، صدیوں پر محیط گونجتی ہوئی آوازیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہمارے پہلوؤں میں بہتی 250 سال پرانی عظیم نہر خود اپنی داستان سنا رہی ہے۔ سنیے چائنا ٹریول میں۔ یہ صدیوں پر محیط گونجتی ہوئی آواز سنیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بحروں میں بہتی 2500 سال جاری یہ عظیم نہر خود اپنی داستان سنا رہی ہو۔ یہ عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور چین کے شمال اور جنوب کو جوڑنے والی ایک آبی شاہراہ بھی۔ آئے آج ہم سب مل کر بیجنگ کے تونگزھو ڈسٹرکٹ سے گزرنے والی چین کی گرینڈ کینال کے ماضی اور حال کا سفر کریں۔ کون سوچ سکتا تھا
कि ये दरिया आज शफाफ पानी और सरसब्ज किनारों के साथ बह रहा है। चंद तिहाइयां बह रहे एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसने गोया जिंदगी भी खो दी थी। गुज़िश्ता एक तिहाई से ज़्यादा अरसे में चीनी हुकूमत ने नहर के किनारों पर कायम आलूदगी फैलाने वाले कारखानों को बंद किया। मुख्तलिफ इलाकों ने बाहमी दावन से आलूदगी पर काबू पाया, पानी की फराहमी बहाल की और शिजरकारी को फ़रोग़ दिया। यूँ मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए नहर के आबी मियार को बेहतर बनाया गया। साल 2022 में बेइजिंग हांगझो अजीम ग्रैंड कैनाल तकरीबन एक सदी बाद पहली बार मुकम्मल तौर पर दोबारा बहने लगी, जिससे ये हजार सारा नहर दोबारा जिंदा हो गई। माजी की आलूदा नहर आज अवाम के लिए एक खुशगवार नखलिस्तान बन चुकी है। चीन की ग्रैंड कैनाल की कहानी सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं। नहर के किनारे पर वाक़े बेइजिंग ग्रैंड कैनाल म्यूजियम जो बागबानी गश्ती की मानिंद दिखाई देता है, इस नहर की कदीम और तवील तारीख को महफूज भी करता है और बयां भी करता है। चीन की ग्रैंड कैनाल की खुदाई का आगाज आज से तकरीबन 2500 साल कबल हुआ। ये बेइजिंग हांगझो कैनाल, सुई थांग कैनाल और जुओडोंग कैनाल के 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 3200 किलोमीटर है। ये कदीम मेहनतकश अवाम की दानिश और मेहनत का शाहकार है। 22 जून 2014 को चीन की ग्रैंड कैनाल को 38वीं आलमी वर्षा कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता तौर पर आलमी सकाफती वर्षे की फहरिस्त में शामिल किया गया और यूँ ये बुरी इंसानियत का मुश्तरका असासा बन चुकी। अगर आप चीन के जोग्राफिये से वाकिफ़ हो तो आप देखेंगे कि चीन के ज़्यादातर दरिया मगरिब से मशरिक़ की तरफ बहते हुए समंदर में जा गिरते हैं, लेकिन ये नहर जिसे कदीम चीनी लोगों ने अपने हाथों से खोदा ने चीन की सियासी वहदत, इक़्तिसादी तरक्की और सकाफती फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया है। देखें, ये है ग्रैंड कैनाल का मुकम्मल नक्शा। ये एक आबी शरियांग की मानिंद है जो चीन के बड़े कुदरती दरियाओं शुमाल से जुनूब तक आपस में जोड़ती है। इसने शुमाल और जुनूब के दरमियान सामान की तवसील और सकाफती तबादलों को मुकम्मल बनाया और कदीम चीन की खुशहाली की बुनियाद रखी। तारीख में ग्रैंड कैनाल की आबी नक़्ल हमल कितनी मसरूफ़ होती थी, इसके किनारे पर शहर कितने खुशहाल थे। म्यूजियम में महफूज आसार के जरिए नहरी नक़्ल हमल, कश्ती साजी, तिजारती सकाफत और आबी इंजीनियरिंग की झलक को दोबारा जिंदा किया गया है। म्यूजियम में 1000 से ज़ायद नवादिरात मौजूद हैं जो न्योलिथिक एज से लेकर चीन शाही ख़ानदान तक फैले हुए हैं और नहर के तहजीबी इर्तिका को मुकम्मल तौर पर पेश करते हैं। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन और मंजरनामों की बहाली के जरिए हम गोया उस दौर को देख सकते हैं जब कश्तियों का हुजूम और बागबानियों का समंदर हुआ करता था। मलाहों की सदाई और खाद की गहमा गहमी सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये नहर किस तरह लोगों की जिंदगियों को संवारती और शुमालो जुनूब की तहजीबों को जोड़ती रही। इस डिजिटल जदीबाती हाल में हम चारों मौसम का सफर कर सकते हैं। 1000 सारा नहरी नक़्ल हमल की बारीकियों को महसूस कर सकते हैं और कश्ती के सफ़र के पूरे अमल का तजुर्बा कर सकते हैं।
यूँ आलमी वर्षा अब दूर की बात नहीं रहता, बल्कि एक जीती जागती काबिले लम्स और काबिले मिलास याद बन जाता है। हजारों साल से बहती ये ग्रैंड कैनाल वक़्त, जोग्राफिया और सकाफत को उभर करने वाली एक अजीम सकाफती मीरास है। इसमें 1200 से ज़ायद मुख्तलिफ नौइयत के आसार शामिल हैं, जिनमें नहरी रास्ते, कदीमी इमारतें, आसार कदमा और संगी नकोश शामिल हैं, जबकि आबी इंजीनियरिंग के 368 अहम आसार भी मौजूद हैं। ये सब मिलकर एक दरहशन सकाफती बदी तश्कील देते हैं। नहर के साथ चलते हुए हम रैंडंग टावर पहुंचते हैं। इस टावर की तारीख 1400 साल से ज़्यादा पुरानी है। कदीम ज़माने में ये टावर कश्तियों के लिए रहनुमा जलाह था। मलाह इसे दूर से देखकर जान लेते थे कि थोंजो ही करीब है और दारुल हुकूमत बीजिंग ज़्यादा दूर नहीं। ग्रैंड कैनाल के शुमाल सिरे पर एक अहम बहरी निशान के तौर पर रैंडंग टावर ने हजारों बरसों के नशेब फराज देखते हैं। इसके किनारों पर लकड़ी, कांसी की खंडियाँ हवा के साथ बजती हैं, खामोशी से गुजरने वाली कश्तियों की हिफाजत करती हैं और नहर के उरूजो ज़वाल की गवाह हैं। ये आलमी वर्षा में शामिल ग्रैंड कैनाल की एक नुमायां सकाफती इलामत बन चुकी है। नहर पर कायम ये पाली छाव पुल नहरी नकलो हमल के दौर में एक अहम गुजरगाह था। इसका दरमियानी महराब ऊंचा बनाया गया ताकि अनाज से भरी नहरी कश्तियाँ बआसानी गुजर सकें। ये जुनूब से शुमाल तक अनाज की तौसील का लाजमी रास्ता बन गया था। पाली छाव पुल तकरीबन 580 साल पहले तामीर किया गया था, जिसे योंगथोंग पुल भी कहा जाता है और ख़ास तौर पर नहरी नकलो हमल के लिए बनाया गया था। ये नहरी तिजारत के उरूज का गवाह है और आज भी नहर पर कायम रहकर हजारों साला नहरी तहजीब की एक जिंदा गवाही पेश कर रहा है। दोस्तों, चीन की ग्रैंड कैनाल की कहानी इससे कहीं ज़्यादा वसी है। उम्मीद है कि एक दिन आप खुद यहाँ आएंगे, पानी की मध्यम आवाज़ सुनेंगे, तारीख के तसलसल को देखेंगे और इस हजार सारा हुस्न और ज़िंदगी को महसूस करेंगे। चाइना टुडे से इस हफ्ते के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।